हेलो रिवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से रिविजन्स कर पाओ और एग्ज़ाम्स के लास्ट टाइम में आपको ऐसा ना लगे कि मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी वीक है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंबाइन करके हम चल रहे हैं। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे तो आपको आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि एग्जाम्स में आने की चांसेस ज़्यादा हो और उसके पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 239 गुने 271 का होल स्क्वायर दिया क्या। ध्यान से समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 239 गुने 271 का होल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन दे करके हमसे पूछा गया कि 125 गुने 192 का होल स्क्वायर। अब हमें बताना है इसका इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक तो आपको पता होगा, मैंने चैप्टर वाइज कोर्स में आपको अच्छी तरीके से बता रखा कि इकाई अंक क्या होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर हम मानते हैं, जैसे कि 2 डिजिट का इकाई अंक, लास्ट का जो डिजिट होगा उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक। चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसका आखिरी नंबर जो होता है उसी को कहते हैं यूनिट डिजिट। तो अगर हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वही पूछा जा रहा है, हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको गुना करें, जो भी अंक रहता है आप लास्ट को ही गुना कर लीजिए। 9 एकम कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, बस आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूनी की 10, यानी कि लास्ट में 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर कुछ भी करे तो आपका 0 ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं बनता, 0 ही बनता है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 प्लस 0 है, यानी कि लास्ट का अगर उठाते हैं तो 1 प्लस 0 बराबर में क्या आएगा 1। यही हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। हम ऑप्शन डी में देख सकते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और आयत की चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है तो पहले की तुलना में आयत के क्षेत्रफल का मान में कितने प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कैसे करते हैं आपको पता होगा कि पहले हम जितना भी वृद्धि किया था उसको बढ़ाते हैं, प्लस 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद 10% की कमी होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस का हम यहाँ पे माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। तो अब यहाँ पे मैंने गुना में लिख दिया और उसके बाद दोनों, जैसे ये आपका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 वाला फार्मूला होता है। इसी के फार्मूला पर हम इस पर बनाते हैं। तो बट्टे में आपका हो गया 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यानी 20 में से 10 गया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8। प्लस में आए तो वृद्धि होता है और माइनस में आए तो कमी होता है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं, 8% अधिक होगा पहले की तुलना में। राइट, आगे देखिए। देविका ने साधारण ब्याज के तहत 30% की दर से 30 वर्षों के लिए 1200 रुपये का निवेश किया। ठीक है, 1200 रुपये का उसका निवेश किया, मूलधन है। यदि उसे 432 का ब्याज मिलता है तो बताना है कि ब्याज की दर क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि उसने कितना निवेश किया है, निवेश उसने 1200 किया है और उसको ब्याज के रूप में 432 मिलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432, उसका मूलधन यानी कि पी हो गया 1200, रेट उसको T% था और टाइम भी उसका T ही था। ठीक है, यही तो है, यानी कि T% T वर्षों के लिए। तो बटे में क्या होता है 100 होता है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 12 तेईस 36, यहाँ पे बचा 7 और 2 9, 7 और 2 72, 12 6 के 72, यानी कह सकते हैं कि T² बराबर 36 है। तो T का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 6%। 6% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 7480 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक कपड़ा व्यापारी को 12% की हानि होती है। ठीक है, अगर इतना बेचता है तो उसको 12% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 7% का प्रॉफिट हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे कर दें, जो हमारे पास स्टार्टिंग में बेचा गया उसको रखिए और लास्ट में जो पूछा रहा है उसको ऊपर रख लीजिए, यानी कि 7% की वृद्धि, तो 7% का प्रॉफिट कर लिए 107 और पहले 12% की हानि हो गई है तो 100 में से 12 घटा देंगे 88। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 से कट जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। 11 छक्के 66, यहाँ पे 8 और 8 कट जाएगा। 11 से कटाते हैं तो 11 छक्के 66 हो गया, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 अट्ठे 88 हो गया। ठीक है, 11 से मैंने कटाया। अब ये कट जाएगा आपका 8 से, 8 अट्ठी 64, यहाँ पे बचा 4 और 0 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी 107 को अगर मैं 85 से गुना करूँ तो कितना आएगा, देख सकते हैं। 107 को 85 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 90 95 बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा, 90 95। आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो 7480 रुपये में बेच रहा था तो उसको 12% की लॉस हो रही थी, लेकिन क्वेश्चंस में कि अगर कितना में बेचा है कि उसको 7% का प्रॉफिट हो, तो अगर वो 90,195 में बेचे, 9,095 रुपये में बेचेगा तो उसको 7% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 90 लीटर के बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। तो ध्यान दीजिएगा, 90 लीटर का विलियन था, उसमें अम्ल और जल, तो अम्ल अगर 2 है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो 60 लीटर आपका जो कि अम्ल निकल जाएगा और 30 लीटर जो शेष है वो आपका जल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में कि अम्ल और जल का अनुपात 1:2 बनाने के लिए विलियन में कितना लीटर जल मिलाना होगा। यानी हमें जल मिलाना है तो हमें अम्ल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, अम्ल को मैं छोड़ देता हूँ। अब हमें मिलाना क्या है, हमें मिलाना है जल, तो जल में हमें मिलाना है, तो चलो मैं जल में हम x मानते हैं कुछ मिला रहे हैं, लेकिन अब ये अनुपात क्या है, ये अम्ल और जल का अनुपात है। तो अम्ल जो है ऊपर में 1 और नीचे आपका 2, यही तो था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + x बराबर 120, यानी x का जो मान है वो कितना निकल जाएगा, 90। x का मान 90। कहने का मतलब ये हुआ कि हम अगर इसमें 90 लीटर और जल मिलाते हैं तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन हम सी में देख सकते हैं। जिसको मिलाया जाता है आप उसी को मिलाइए। जैसे कि यहाँ पे जल में मिलाने की बात कही जा रही थी, तो जल आपका 30 था तो मैंने 30 में जोड़ा है x। अम्ल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अम्ल आपका 60 था तो मैंने 60 ही रखा है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि 8 संख्याओं का औसत 99 है और 2 सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 18 है। शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है। तो हमें बताना है कि 8 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 8 संख्याओं का औसत अगर हमारे पास 99 दिया गया, तो हम अगर टोटल योग देखें तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72 और 9 × 72 और 7 आपका हो जाएगा 272। मैंने गलती किया, सॉरी। देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 8 × 9 = 72 के 2 हासिल आपका 7 बचेगा, 8 × 9 = 72 और 7 आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 792। उसके बाद अगर हम बात करें कि शेष 6 संख्या जो है, शेष 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया था, 87 दिया गया था। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42 की 2 4, 8 × 6 = 48 और 4 52 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 8 में से अगर 2 को घटा दें तो शेष जो 2 संख्या होगी, 2 संख्या का योग निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। 8 संख्या में से अगर मैं 6 को घटा दूं तो 2 संख्या का योग निकल जाएगा। यानी 792 में से अगर मैं 522 को घटाता हूं तो क्या निकलता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 700, यार मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक। देखिए ये आपका है 792, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 270। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 2 संख्या जो है उनका योग 70 है और क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है कि 2 सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो हम मानते हैं कि पहली संख्या जो थी वो आपका x है और दूसरी जो संख्या थी वो आपका y है। ठीक है, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। 2 संख्याओं का योग हमने ऑलरेडी निकाला है, ऊपर में 70, अंतर हमने देख लिया, क्वेश्चंस में गिवन है कितना है, अंतर 18 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 2, यानी x का मान 144। 144 आपका सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन डी में देखेंगे, 144 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, डी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कि अमित एक कार्य 25 दिनों में पूरा कर सकता है, पुनीत इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, अमित एक कार्य को 25 दिनों में कर सकता है, जो पुनीत है उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। दोनों का जो कि टोटल वर्क देखें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 25 × 4 = 100, 20 × 25 = 100 हो गया। अगर फिर इनकी इफिशियंसी देखें तो 25 × 4 = 100 ये होगा और 20 × 25 = 100 ये होगा। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं, पुनीत ने अकेले उस पर 10 दिनों तक कार्य किया। पुनीत ये है तो इसने 10 दिनों तक कार्य किया। अगर एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है तो 10 दिन करता है तो 50 यूनिट काम खत्म करेगा अकेले। तो अगर टोटल करना उसको 100 था, 50 इसने खुद अकेले कर दिया, तो शेष कितना बचा होगा, 50। यानी अब करने के बाद प्रश्न में कह रहा है कि ये छोड़ देता है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पुनीत अकेले 10 दिनों तक कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को अमित अकेले कितने दिनों में करेगा। शेष कार्य अब करना कितना, 50।
उसको करने की क्षमता है कितना, एक दिन में 4 यूनिट, यानी टोटल उसको टाइम कितना लगेगा 50/4 यानी कि 25/2 और इसका मतलब हो गया 12 सही 1/2, इतना समय लगेगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक लड़की अपने ट्यूशन कक्षाओं में 30 मिनट की देरी से पहुंचती है। ठीक है, अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वो क्या करती है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा लेती है। यानी अगर कल हो गई थी और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई थी तो उसको पता चला कि यार मैं 30 मिनट लेट आई हूँ ट्यूशन, तो अगले दिन उसने क्या किया कि अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई, लेकिन फिर भी उसको 10 मिनट का लेट हो गया। तो अब हम बताना है कि घर से ट्यूशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखिए, इसको करने का मेथड तो 2 होता है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका आप उसको समझ लीजिएगा, पहला चाल गुने दूसरा चाल। दूसरा चाल मैंने 24 क्यों रखा, क्योंकि पहले दिन की तुलना में 4 किलोमीटर उसने बढ़ा दिया है, तो मैंने 4 यहाँ पे रखा। ठीक है, 4 बढ़ा करके 24 कर दिया। पहली चाल गुने दूसरी चाल। अब यहाँ पे ध्यान देना होता है, प्रश्न में कह रहा है कि 30 मिनट की देरी होती थी, दूसरी बार भी उसको 10 मिनट की देरी हो गया। अगर जब दोनों कंडीशन सेम हो, देरी देरी, पहले पहले या फिर बाद में, तो उस कंडीशन में दोनों को घटा लिया जाता है। ठीक है, दोनों को घटा लेंगे। तो 30 में से अगर मैं चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 30 में से क्या करते हैं 10 को घटा लेते हैं। कैसे, पहले भी 30 मिनट का देरी हुआ था, बाद में भी 10 मिनट का लेट ही हुआ था, वो भी लेट ही हुई। अगर क्वेश्चंस में कहता है कि अगर उस चाल को चली तो 30 मिनट का देरी हुआ, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है, समय से पहले ही पहुंच जाती है, तब हम वहां पे दोनों को ऐड करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चालों का अंतर करते हैं। 24 में से 20 गया तो आपका हो गया 4, और अब यहाँ पे जो नीचे होगा ये मिनट में होगा ना, मिनट में था तो मिनट को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ घंटा में करने के लिए। बस यही करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, 20 गुने 24 गुने 20 बटे में हो गया आपका 4 गुने 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, यहाँ पे तक कोई समस्या नहीं। 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 दूनी के 24, यानी कि 20 दूना कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। ये आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ये डिस्टेंस निकालने का ही फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस हम इसी से निकालते हैं। तो आई होप कि दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा कैसे इसको करना है। दोनों चालों का गुना, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि क्या है। अगर क्वेश्चंस में पहले और पहले हो तो घटाएंगे, देरी देरी से हो तो भी घटाएंगे, दोनों अलग अलग कंडीशन हो तब हम वहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, नीचे आपका दोनों चालों का अंतर होगा और उसके बाद ये मिनट को घंटा में करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है। सीधी रेखाएं होती हैं, या फिर अगर आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एक घनाभ या फिर घन में कितने किनारे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर ये हमारा एक घन है, एक्चुअली ये तो घन हो गया, तो इस तरह के जो आप किनारा देखेंगे, अगर इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कितना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, बी को, 12 राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और हमें बताना है कि अलग कौन सा असंगत का चयन करना है। बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या दिया गया, 32,13। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला है 51,24। ठीक है, थर्ड वाला है 42,15। चलिए अगला है 72,45। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि चारों में से अलग क्या होगा। तो अलग देखने के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए 3 और 2 कितना होता है 5 और 3 1 4, इस तरह से। इसमें अगर हम देखें तो कितना होगा 6,6। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, पहला और दूसरा डिजिट को जोड़ रहे हैं। इसमें भी देखिए 4 और 2 6, 5 और 1 6। इसमें देखिए 7 2 9 और 5 4 9। तो आपने देख लिया कि ऊपर वाला सबसे अलग है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से एक समान हो रहे हैं। तो हम राइट आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 32,13, जो कि गलत होगा। अगला सवाल है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर इस प्रकार बैठा है कि उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा। ए तथा सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमें बताना है कि यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तो बताइए कि मध्य में कौन बैठा है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर बैठा है, तो चलो हम मान लेते हैं कि बी और ए किसी स्थान पर बैठा है। प्रश्न में और कह रहा है कि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, सबसे नीचे भी नहीं बैठा, सबसे ऊपर भी नहीं बैठा। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं।
तो ए और सी के मध्य, और बी जो है वो ए के ऊपर है। तो हम इस तरह से करते हैं, ए बी जो है ए के ऊपर बैठा हुआ है, तो चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं। और प्रश्न में कह रहा था कि ए और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं, अगर ए यहाँ पे है तो सी हम यहाँ पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी के मध्य दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी ए के ऊपर बैठा है, और यहाँ पे प्रश्न में था कि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो हम मानते हैं कि ऊपर में कोई एक और बैठा होगा, पांचवा, यानी कि यहाँ पर तो भी नहीं पता है कौन बैठा है, यहाँ पर भी नहीं पता है कौन बैठा है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो क्रम होगा यही होगा। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो बताइए कि सबसे मध्य में कौन बैठा है। तो दो लोग ऊपर हो गए और दो लोग नीचे हो गए, तो बीच वाला तो यही हुआ। करेक्ट आंसर बी को टिक करेंगे, यानी बी मतलब ऑप्शन ए में है। बी जो है वो बैठा हुआ है सबसे बीच में, बीच वाला में बैठा है, तो ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि x बराबर p प्लस 1/p और y बराबर क्या है, p माइनस 1/p। ठीक है, और हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट में भी है, तो रूट से स्क्वायर आपका खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान तो हमारे पास पता है, y का मान भी पता है, तो चलिए इसको रख लेते हैं। अगर हम p प्लस 1/p का होल स्क्वायर कर दें और उसके बाद p माइनस 1/p का होल स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा, देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का मैं साइन लगाता हूँ। ठीक है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। देखिए बहुत अच्छा है, पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, उसके बाद माइनस का साइन है तो पी स्क्वायर और प्लस होगा, लेकिन माइनस हो गया माइनस के साइन के स्क्वायर की वजह से, और यहाँ पे अगर माइनस होता है लेकिन प्लस हो जाएगा आपका इस माइनस की वजह से। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर 1/p स्क्वायर से खत्म, 2 और 2 मिल करके कितने हो गए, 4। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए में, देख सकते हैं 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारे पास जो कि एक मेंसुरेशन से कह सकते हैं, सॉरी ज्योमेट्री से सवाल है। यहाँ पे आपका आई दिया गया है, तो एक्चुअली ये थीटा आपसे पूछा जा रहा है, आई हम मान लेते हैं, ये हो गया थीटा हो गया, इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया गया। ठीक है, ए बी और सी, तो हमसे पूछा यही जा रहा है कि बताइए थीटा का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि कोण BIC जो होता है वो क्या होता है, 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2 यही फार्मूला होता है। ठीक है, 90 डिग्री प्लस a/2, तो 90 डिग्री ये आपका पहले से हो गया, a/2, a का मान कितना, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, तो 9 3 12 आपके यानी कि 225 डिग्री बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 225 डिग्री, ऑप्शन बी में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह की और भी अगर आप रोज़ाना मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आपको अच्छे तरीके से कोर्स हमारा है, आप जा कर के वहाँ पे कोर्स ले सकते हैं एप्लीकेशंस पे। जस्ट 99 के साथ आपको पूरी मैथ्स अच्छे तरीके से, रीजनिंग अच्छे तरीके से कवर कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया और साथ ही साथ मैथ्स का आपका चैप्टर वाइज भी दिया गया, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।